नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिमालय की बेटियां पाठ 3। इस पाठ में हिमालय की बेटियां नदियों को कहा गया है क्योंकि वो हिमालय से निकलती हैं, उनके बारे में बताया जाएगा। तो शुरू करते हैं। लेखक कहता है कि अभी तक लेखक ने नदियों को बड़ी दूर से देखा था। अपने आप में उसको वो नदियाँ बड़ी शांत लगती थी और उसके लेखक के मन में उन नदियों के प्रति आदर था, सम्मान था। जिस प्रकार लेखक अपनी माँ, दादी, मौसी, मामी की गोद में खेला करता था, उसी तरह वो नदियों में भी डुबकियाँ लगाकर महसूस किया करता था। परंतु इस बार लेखक हिमालय के कंधे पर चढ़ा, अर्थात हिमालय के ऊपर चढ़ा, तो उसको वो नदियाँ बिल्कुल पतली दुबली, गंगा, ये यमुना, ये बिल्कुल पतली सी लगी उसको। और वो सोचने लगा कि ये समतल अर्थात प्लेन मैदानों में उतरकर इतनी बड़ी चौड़ी कैसे हो जाती हैं। क्या इनका उछलना, कूदना, हंसना, उल्लास तो यहाँ ये कैसे गायब हो जाता है। जो पहाड़ों में वो उछलती कूदती नजर आती है, जब मैदान में पहुँचती हैं तो बिल्कुल शांत कैसे हो जाती हैं। तो इसलिए लेखक बड़ा हैरान हो जाता है और लेखक का ध्यान ये नदियाँ खींचती हैं। और इन बेटियों की बाल लीला देखकर, बाल लीला अर्थात बालकपन की, जो बचपन बच्चे जैसे बाल लीलाएँ करते हैं, ऐसे ही नदियों की भी बाल लीलाएँ देखकर लेखक बड़ा हैरान हो जाता है। लेखक सोचता है कि ये नदियाँ कहाँ भागी जा रही हैं, किस चीज़ को पकड़ने के लिए ये बेचैन हो रही हैं। तो अपने महान पिता का, अर्थात हिमालय को कहा गया है, अपने महान पिता का प्रेम पाकर भी इनका हृदय भरा नहीं, तो कौन इनकी प्यास मिटा सकेगा कि जिस ओर ये भागी जा रही हैं। बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, ये सारी इनकी लीलाएं देखकर लेखक ज़रा हैरान हो जाता है। ये इन सब चीज़ों के साथ लेखक को ऐसा लगता है कि नदियाँ खेल रही हैं। खेलते खेलते जब ये दूर निकल जाती हैं, अर्थात पहाड़ों के बाद जंगल आते हैं। देवदारी पेड़ का नाम है, चीड़ भी पेड़ का नाम है, सरो, चिनार, सफ़ेदा कैल, ये सब जंगलों में पहुंचकर तो लेखक कहता है कि इनको नदियों को अपनी बातें कहने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा, अर्थात अपनी इन बेटियों के लिए कितना सोचता होगा, कितना परेशान होता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में सिर्फ हमें मौन मिलेगा, अर्थात हिमालय हमें कुछ भी नहीं कहेगा। सिंधु नदी का नाम है, ब्रह्मपुत्र भी नदी का नाम है। ये दो नदियाँ ऐसी हैं जिनके सुनते ही, ये भी नदियाँ हैं, रावी, सतलुज, व्यास, चिनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि, ये सभी बेटियाँ हिमालय की लेखक ने इनको कहा है। और ये हिमालय से निकलते ही उनके आँखों के, लेखक की आँखों के सामने या सबकी आँखों के सामने जो भी इन्हें देखता है नाचने लगती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ भी नहीं है, सिर्फ हिमालय की पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों, ये बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं इसलिए लेखक ने इनको महानदों कहा है, कि समुद्र की ओर प्रवाहित होना, बहना, बहती जाती हैं। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वत राज हिमालय की दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। अर्थात हिमालय को लेखक ने क्या कहा, नदियों का पिता, और समुद्र को इनका क्या कहा, हाथ पकड़ने वाला अर्थात पति माना है। जिन्होंने मैदानों में नदियों को देखा, उनके ख्याल में शायद यह बात आ सके, बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। अर्थात जिसने पहाड़ से निकलती हुई इनको नहीं देखा, वो ये नहीं सोच सकते कि ये पहाड़ों में कैसे खेलती हैं। माँ बाप की गोद में नंग ढंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ही न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा भावना प्रतीत हुआ कि हिमालय को ससुर, समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। जो लोग वहाँ रहते हैं हिमालय में, उनको इन नदियों का कोई सौंदर्य नज़र नहीं आता, परंतु लेखक ने पहली बार देखा था हिमालय को इसका ससुर मानने में, और अर्थात नदियों का पिता मानने में, और समुद्र को उनका पति मानने में लेखक कुछ भी झिझक महसूस नहीं करता। कालिदास एक संस्कृत के कवि हैं, लेखक हैं।
तो अपनी एक रचना में उन्होंने मेघदूत यानी बादल से कहा था कि वेत्रवती, बेतवा नदी का नाम है, को प्रेम का प्रदान देते जाना, वह तुम्हारी वह प्रेसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई। लेखक को कालिदास के मेघदूत की याद आ गई। मेघदूत एक रचना का नाम है, कालिदास ने मेघदूत की रचना की थी, वैसे बादल के लिए भी लगता है। तो यह बात इन चंचल नदियों को देखकर अचानक याद आ गई। सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूप पसंद था। लेखक ने सोचा कि महाकवि कालिदास भी नदियों के उस रूप को पसंद करते थे जो लेखक को पसंद आ रहा था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों से जुदा जुदा शक्लों में देखेगा वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। अर्थात जो व्यक्ति भी नदियों को पहाड़ों में देखेगा और मैदानों में देखेगा, अलग अलग देखने पर वो इसी नतीजे पर पहुंचेगा जिस नतीजे पर लेखक पहुंचा है। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है, अर्थात लोगों की माता कहा है। ये भी एक लेखक हैं, किंतु माता बनने से पहले लेखक ने इनको बेटियों के रूप में देखा है। और इन्हीं में हम प्रेयसी की भावना करें तो लेखक कहता है कि कैसा रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जो हम इसके साथ जोड़ते हैं, बहन। अर्थात लेखक ने नदियों को माता, बहन, प्रेयसी आदि के रूप में, बेटी आदि के रूप में देखा है। एक दिन लेखक की भी ऐसी भावना हुई। तिब्बत की बात है, लेखक का मन उचट गया, तबीयत ढीली थी, सतलुज के किनारे जाकर बैठ गया और दोपहर तक लेखक ने पानी में पैर लटका दिए। थोड़ी देर में लेखक का मन उसने प्रगतिशील जल ने लेखक के मन पर असर डाला। लेखक का मन ताज़ा हो गया और लेखक गुनगुनाने लगा। ये लेखक ने उस टाइम समय पर गीत गाए। तो बच्चों, तुम्हें समझ में आ गया कि लेखक ने किसको बेटियां कहा है। नदियों को किसकी बेटियां माना है? हिमालय को। पति किसको माना है? समुद्र। धन्यवाद।